राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। पिछले दिनों मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू जी से ज्यादा लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहने का। हालांकि नेहरू जी रहे 16 साल, अभी मोदी जी को हुए हैं 12 साल। पर वो जो पहले 4 साल थे वो मोदी चुनाव जीत के नहीं आए थे, वो तो अंग्रेजों ने उनको सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड नहीं थे। खैर चलो, जो मोदी जी के जो जैसे उनकी राजनीति चल रही है, जैसे उनका पॉलिटिकल कैरियर चल रहा है, मोदी जी वो 16 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। अब सब जब 16 साल का रिकॉर्ड 12 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो निश्चित रूप से एक मीम फेस्ट शुरू हो गया। नेहरू ने भारत का निर्माण किया, नेहरू ने ये बना दिया, नेहरू ने वो बना दिया, नेहरू ने बाखड़ा बना दिया, नेहरू ने एम्स बना दिया, नेहरू ने आईआईटी बना दिया, आईआईएम बना दिया। तो उस दिन हमने अपने चैनल पे भाई रंजित त्रिपाठी जी को अपने लाइव शो में बुलाया था। आपने देखा होगा, अगर नहीं हो तो आप देख सकते हैं उसको। उन्होंने वो पूरी पोल खोल दी कि ये जितने भी संस्थान हैं जो नेहरू के नाम पे बिल फाड़ा जाता है, ये नेहरू के आने से बहुत पहले देश में काम कर रहे थे, या इनकी परिकल्पना हो गई थी, या इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, इनकी नींव पड़ चुकी थी। हाँ, कुछ एक का फीता जरूर नेहरू ने काटा है, पर उनकी नींव पत्थर पहले पड़ चुके थे। तो फिर बात यह कि नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। कुछ लोग आज भी उसी नॉस्टैल्जिया में जीते हैं। कुछ कांग्रेसियों से बात कर लो तो उनको लगता है कि वही भारत का स्वर्ण काल था। तो उन कांग्रेसियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप भी पूछना, कि भैया नेहरू का जो भारत था, अगर वो भारत का स्वर्ण काल था, तो उस काल में वापस जाना चाहोगे? उनको आपको उसी टाइम मशीन में डाल के उसी काल में वापस कर दिया जाए? आप ये कह सकते हैं कि भाई नेहरू को तो एक गुलाम भारत, जो अंग्रेजों का गुलाम था, उसको अंग्रेजों से आजादी मिली, तो नेहरू ने वो भारत संभाला। ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने वो भारत संभाला। उसके बाद नेहरू 12 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद बीच में 1.5-2 साल के लिए शास्त्री जी आए, उसके बाद उनकी बेटी आ गई नेहरू जी की, उनकी बेटी के बाद उनका बेटा आ गया। फिर बीच में एक दो सरकारें रही, नरसिम्हा राव की रही, मान लो बीच में गुजराल देवेगौड़ा की रही, अटल जी की रही, फिर उनकी बहू आ गई, इटालियन बहू। तब तक अगर 75 साल भारत के आजादी को हुए हैं, जितने भी हुए 75 थे, अभी मैंने जोड़ा नहीं है, भैया ज्यादातर समय तो नेहरू और नेहरू के वंशजों ने ही राज किया ना इस देश पे। तो मैं आपको जरा नेहरू के राज के कुछ किस्से बताता हूं, फिर आप तुलना कीजिएगा कि भारत का क्या बना के छोड़ा था नेहरू ने। आपको पता है, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का जो भारत था, वो तो नया नया गुलामी से आजाद हुआ भारत नहीं था ना, राजीव गांधी का भारत। आपको पता है, दिल्ली जैसे शहर में भी टेलीफोन की वेटिंग, जो सिंपल ये ऐसे वाला गोल वाला टेलीफोन होता था, जो डायल करते थे नंबर, उसकी दिल्ली शहर में वेटिंग कितनी थी? अगर आपको अपने घर पे टेलीफोन लगवाना हो तो 10 से 15 साल की वेटिंग थी। और उस वक्त किसी को अर्जेंट फोन लगवाना हो, ये मैं 1988 89 की बात कर रहा हूं, 1989 में दिल्ली में टेलीफोन लगवाने की रिश्वत 25,000 थी। आज का 25,000 नहीं, आज का 25,000 नहीं।
88 89 का 25,000, गस्टेड अफसर की सैलरी 2,000 रुपये महीना होती थी 88 89 में। किसकी? सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो 3 स्टार लेके घूमते थे ना, उनकी सैलरी 2,000 रुपये होती थी। 25,000 की रिश्वत मतलब 12 महीने की तनख्वाह। आज के पैसे में अगर कैलकुलेट करोगे ना, 12 लाख रुपए हो गए। अगर आज का इन्फ्लेशन अगर जोड़ के देखोगे, 88 89 में 25,000, आज के 12 लाख रुपए देके एक फोन लगता था आपके घर में। जो बड़े बड़े ये नेशनल अवार्डी है ना, पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्डी, और आपके ये जो ये अर्जुन अवार्डीज होते थे हमारे खिलाड़ी नेशनल अवार्ड वाले, इनको प्रिविलेज पे फोन मिला करते थे। आपको पता है कि आपको फोन अगर आप चाहें तो आपके घर में तुरंत लग जाएगा। ऐसा भारत का निर्माण किया था। एलपीजी की वेटिंग पता है कितनी थी? अगर आपने एक एलपीजी कनेक्शन लेना हो तो राजीव गांधी के भारत में, और पुरानी बात छोड़ दो, नेहरू और इंदिरा की तो बात ही नहीं करते। नेहरू ने क्या भारत बनाया उसको तो बाद पे आएंगे, हम तो अभी राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। 7 साल की वेटिंग थी दिल्ली में। अगर एलपीजी का सिलेंडर लेना हो, कनेक्शन लेना हो, नया कनेक्शन, 7 साल। उन्नीस सौ बयासी में, मतलब इंदिरा गांधी के मरने से 2 साल पहले, राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने से 284 में मरी थी ना, 82 में चेतक स्कूटर। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ब्रांड हुआ करते थे स्कूटर के, एक लंबरेटा एक वेस्पा। लंबरेटा तो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, तो वेस्पा और चेतक, ये आपका बजाज स्कूटर्स। चेतक स्कूटर 5,000 का मिलता था, 5,000। पर 5,000 में मिलता नहीं था। ऐसा नहीं था कि जाओ और 5,000 रुपए दो और एजेंसी से ले आओ। बोला ना ना जी, वेटिंग है जी, 6 महीने की, 1 साल की वेटिंग। तो 3,000 रुपए उन दिनों ब्लैक देनी पड़ती थी। अगर आपने स्कूटर लेना है तो 5,000 के स्कूटर पे 3,000 ब्लैक दोगे एजेंसी को, या किसी ने ले रखा है, मान लो किसी का नंबर आ गया, नंबर से मिलता था, बुकिंग करानी पड़ती थी, तो 3,000 की प्रीमियम बोलते थे, ब्लैक में मिलता था। 1982 में 5,000 का मतलब जानते हैं क्या था? 1982 में आर्मी के सूबेदार का वेतन 800 रुपए था। मेरे को अच्छी तरह याद है, 1982 में मेरे फादर आर्मी में सूबेदार थे, उनका वेतन था 820 रुपए के आसपास। कहने का मतलब 6 महीने की तनख्वाह में तो स्कूटर नया मिलता था, और 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह ब्लैक में। 10 एक आर्मी के सूबेदार को 10 महीने की सैलरी में एक स्कूटर मिलता था। आज के पैसे से कैलकुलेट करोगे तो पता है कितने पैसे हो गए? 10 लाख रुपए। 10 लाख का स्कूटर मिलता था। बजाज चेतक और प्रिया, ये 2 सबसे बड़े ब्रांड होते थे। ये पता है किसकी देन थी? हिंदुस्तान में अपने लिए स्कूटर तक नहीं होते थे। ये भारत किसने बनाया था? आपके नेहरू जी ने। क्यों भाई, इतनी क्यों किल्लत थी, स्कूटर तक नहीं होते थे देश में? नेहरू की सोच ऐसी थी। नेहरू की सोच का एक एग्जांपल दे देता हूं, जरा गूगल सर्च कर लेना। मेरा अंदाजा है 1960 से एक आध साल पहले, मेरे जन्म से 5 साल पहले, मैं 65 का हूं, दिल्ली का मास्टर प्लान बना। तो मास्टर प्लान अगले 50 साल के लिए बनता है कि 50 साल बाद दिल्ली कैसी होगी, उसके हिसाब से दिल्ली को आज प्लान किया जाए। ये किसी भी शहर को 50 साल के लिए आगे का प्लान करके शहर बसाया जाता है। तो मास्टर प्लान दिल्ली का बना, और डीडीए नाम की एक संस्था बनाई, नेहरू जी के ब्रेन चाइल्ड था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। डीडीए ने फ्लैट बनाने शुरू किए।
तो डीडीए के फ्लैट तो भाई जो 2 BHK 3 BHK थे वो तो बड़े पॉश, बड़े महंगे, दिल्ली के सबसे अमीर लोगों के फ्लैट होते थे डीडीए में। मेरी एक बहन है, उनका भी एक फ्लैट है डीडीए में, अशोक विहार में होया करता था। 2 या 3 BHK था, 3 BHK था शायद। जो दिल्ली के सबसे अमीर लोगों के लिए कॉलोनी बनाई थी ना नेहरू ने, उसमें साइकिल तक खड़ी करने की जगह नहीं प्लान की थी, क्योंकि नेहरू ने अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि दिल्ली का सबसे अमीर आदमी भी कभी अपने पास स्कूटर होगा उसके पास। नेहरू की सोच ही नहीं थी। अगर आप 50 साल के लिए दिल्ली का मास्टर प्लान कर रहे हो, तब तो आपको सोचना चाहिए था ना कि भाई आज से 50 साल बाद दिल्ली में हर आदमी के घर में 2 कारें होंगी, तो फिर वो कार खड़ी कहां करेगा, तो उसके हिसाब से प्लान किया जाए दिल्ली को। नेहरू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली में किसी के पास, अमीर आदमी के पास स्कूटर भी होगा। स्कूटर तक खड़ी करने की जगह नहीं है, आज भी नहीं है किसी डीडीए फ्लैट में। हो तो बता दो, आप चले जाइए, किसी डीडीए फ्लैट में स्कूटर पार्किंग है ना जी, सड़कों पे खड़ी करते हैं, पार्क कब्जा कर रखे हैं लोगों ने, मजबूरी है। ये थी नेहरू की सोच। अच्छा, कुछ लोगों को एक और बड़ी गलतफहमी है कि पुराना जमाना बहुत सस्ता था, सस्ते का जमाना था। लोग अभी भी कहते हैं अरे बड़ा सस्ता जमाना था। अच्छा भाई, सस्ता था। आपको पता है 1970-75 तक, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई है, साइकिल सबसे बड़ी लग्जरी थी। पूरे गांव में एक आध होती थी किसी के पास, और लोग किसी को साइकिल अपनी देते नहीं थे। जिसके पास, कुछ लोग अपनी साइकिल को ऐसे टिप टॉप रखते थे जैसे हमारे पंजाब के लड़के मेरे जैसे अपनी बुलेट को रखते हैं, इतना चमका कर हाथ नहीं लगाने देते। खुद मेरे फादर अपनी साइकिल किसी को नहीं देते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं हमेशा कहा, अरे मैंने कहा इतनी बड़ी चीज नहीं होती, साइकिल दे दो ना बेचारे को। ऐसे साले अपनी नहीं देते, अपनी मेंटेन नहीं कराते, मेरी ले जाते हैं। मेरे फादर देते नहीं। 1972 मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ, मैं बचपन में, मैं 1972 में आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, दूसरी कक्षा का मैं छात्र था। पठानकोट में हम रहते थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हमारे एक घर के बगल में एक आर्मी, एयरफोर्स के एयरमैन रहते थे। वो बड़े गर्व के साथ नई साइकिल खरीद के लाए थे। तो मुझे वो वार्तालाप आज भी याद है। तो शायद 2 लोग बात कर रहे थे, कितने की आई? 100 रुपए की आई। 100 रुपए की साइकिल मिली थी 1972 में। और जानते हैं एक एयरमैन की उस वक्त तनख्वाह क्या थी? 250 रुपए, अर्थात 300 मान लेते हैं 72 में। 1 महीने की सैलरी में 3 साइकिल आती थी। सस्ता जमाना था, सिर्फ 100 रुपए की साइकिल थी, पर 1 महीने की साइकिल में, 1 महीने की तनख्वाह में उस एयरमैन की कितनी साइकिल आई? 3। आज 1 महीने की तनख्वाह में कितनी साइकिल आएगी एक फौजी एयरमैन की, पता है? 10। तो आज से कितना ज्यादा महंगा जमाना था। आपको मालूम है देश में भुखमरी थी। यह हालत थी देश की कि शास्त्री जी को जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा और लोगों से कहना पड़ा कि भैया एक टाइम उपवास करो, नहीं तो देश भूखा मर जाएगा। भीख मांगनी पड़ी थी अमेरिका से। अमेरिका से लाल एक गेहूं आया था जिसको जानवर भी नहीं खाते थे, वो अमेरिका ने हमारे देश को दान में भेजा। दान में आया था, भीख में गेहूं आया था 1965 में। 62 की लड़ाई में जब नेहरू जी के पिछवाड़े में बांस करके चीन ने, इनकी इतनी शानदार तो इनकी विदेश नीति थी, क्या बात है, और रक्षा नीति। नेहरू क्या करता था? आर्मी की जरूरत ही क्या है, हमें आर्मी की क्या जरूरत है, आर्मी को डिसमेंटल करो, इन्हें खेती में लगाओ,
नेहरू ऐसे बोलता था। आर्मी आर्मी की जरूरत नहीं थी, आर्मी के पास पीटी शू तक नहीं थे, लद्दाख में लड़ाई लड़ रहे थे। चाइना इनके पिछवाड़े में घुस गया, नेहरू जी के इनके पिछवाड़े में लाठी डाल के मुंह से निकाल ली। 35,000 किलोमीटर अक्साई चीन कब्जा कर लिया चीन ने, पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। नेहरू जी देखते रहे, इतने बड़े तो स्टेट्समैन थे नेहरू जी। ऐसी इनकी फौज थी, भीख में गेहूं आता था। इकोनॉमी का हाल सुन लो। अब इकोनॉमी का हाल तो आपने सुन ही लिया, पता नहीं कितनी बार, 3 या 4 बार आईएमएफ से लोन लिया। इंदिरा गांधी ने 3 बार लिया, इनके लाडले राजीव गांधी। चलो अब आप लोग ये कह सकते हैं वो तो पुरानी बातें थी, पुराना गरीब भारत था। अरे भैया 84 के बाद, 84 से 90 तक तो भारत गरीब नहीं था ना, तब तो राजीव गांधी की सरकार थी ना। 410 सीट भी आई थी, बहुमत भी था, चाहते तो देश को कहां से कहां ले जाते। राजीव गांधी की सरकार जब गई और 1-1.5 साल बाद जब वीपी सिंह की सरकार के बाद चंद्रशेखर जी की सरकार आई, तो देश की ये हालत थी कि 4 दिन की भी विदेशी मुद्रा नहीं थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था चंद्रशेखर जी को। ऐसा भारत बना के छोड़ा था राजीव गांधी ने, या उससे पहले इंदिरा गांधी ने, या उससे पहले नेहरू ने। ये कहते हैं कि ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आपको अच्छा, आज के बच्चों को तो विश्वास ही नहीं होगा। आपको पता है 1984 तक, 84 के बाद का मुझे याद नहीं है, 82 में हमारे एक अंकल होते थे, वो कोटा में उन दिनों वीडियो हुआ करते थे। अगर कोई बहुत पुराने लोग होंगे कोटा वाले, राजस्थान वाले, तो शायद उनके नाम से उनको पहचान भी न जाएंगे। उनका नाम था रति रंजन जोशी। वीडियो थे, कोटा के पुराने शहर में उनका घर था। बड़े मस्त आदमी, बड़े शौकीन आदमी थे गीत संगीत के। वो भी, हम लोग बच्चे थे, वो हमारे क्लब से जुड़े हुए थे, आते थे ग्राउंड में बच्चों के साथ उठते बैठते थे खूब। तो एक बार मैं गया था, तो उनके यहाँ लाइन लगी हुई थी, मैं उनके ऑफिस में ऐसे ही चला गया था। तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोग 2 बोरी सीमेंट के लिए बीडीओ साहब को तेल लगाने आया था कि 2 बोरी सीमेंट दिलवा दीजिए, 1982। और एक आदमी 1 क्विंटल चीनी मांग रहा था और जोशी जी अड़े हुए थे कि नहीं 50 किलो दूंगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चीनी का परमिट देता था कि बेटी की शादी है। देश में 50 किलो चीनी अफसरों को तेल लगाने से मिलती थी। ऐसे भारत का निर्माण किया था नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने। और देश को आजाद हुए 25-30 साल हो चुके थे, चीनी तक नहीं होती थी इस देश में, परमिट से मिलती थी। आगे सुनो। अच्छा, क्यों नहीं होती थी? कि नेहरू की एक सोच थी, सोशलिस्ट सोच के थे ना, समाजवाद, कि नहीं पूंजीपति नहीं होना चाहिए, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। नेहरू का एक बड़ा प्रिय जुमला था कि वाई शुड अ कंट्री हैव 12 ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। किसी देश में 12 ब्रांड क्यों होने चाहिए टूथपेस्ट के, एक ही बहुत है। तो हमारे देश में कुछ बनाने की आज्ञा ही नहीं थी। कपड़ा, आपको मालूम है हमारा देश कौन सा कपड़ा पहनता था? मुझे अच्छी तरह याद है, हम तो बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं था कब, जबकि हमारे पिता फौज में थे और भर्ती नायब सूबेदार से हुए थे, फाइनेंशियली सिक्योर थे हम लोग। उन दोनों एक कपड़ा पहना जाता था जिसको टेरिलिन बोलते थे, पुराने लोगों को आज भी याद है। जो टेरिलिन था ना, अब मुझे बाद में, बहुत बाद में समझ में आया, वो तो साला प्योर प्लास्टिक था, प्लास्टिक। भारत में दुनिया
अच्छा, टेरिलिन तक नसीब नहीं होती थी, सूत की तो बात ही छोड़ दो। ये थी भारत में कपड़े की दशा। खाने की तो मैंने बताई थी, भूखा मरता था भारत। मकान झुग्गियों में रहता था पूरा भारत। लेटरिन तो अब मोदी ने बनवाई है भैया, देश को हगने की जगह नहीं थी। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी तक ने कभी सोचा ही नहीं कि 140 100 करोड़ लोग हैं, ये टट्टी कहां करेंगे। वो तो भला हो मोदी जी का, जिन्होंने इस देश को टट्टी करना सिखाया है। खैर, तो मुझे याद है हमारे गांव में एक शादी थी, तो एक पूरा थान टेरलिन का खरीद के आया था। और पुराने जमाने में होता जब शादियां होती थी तो एक दर्जी आता था और पूरे घर भर के एक ही थान में कपड़े, एक ही थान होता था, उसी में पूरे घर के कपड़े सिल जाते थे। तो टेरलिन की शर्ट। उसके बाद, ये बात मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा 72 75 की। फिर 78 में हम लोग चले गए थे गैंगटॉक। तब मैं 78 में आ गया था 8वीं क्लास में। तो खैर गैंगटॉक ठंडा प्रदेश था, हमें पता नहीं चलता था। प्योर पॉलिस्टर की शर्ट पहनते थे हम, प्योर पॉलिस्टर की। एक बड़ा सुख था, प्रेस नहीं करने की जरूरत पड़ती थी और धुल बड़ी जल्दी जाती थी। हमारी माँ कहती थी कि ये कपड़ा बहुत जल्दी साफ हो जाता है, जरा सा साबुन रगड़ो तो एकदम चमचम चमकता था। हाई पॉलिस्टर। उसके बाद इस देश में कपड़ा नाम की चीज ही नहीं होती थी, पॉलिस्टर और टर्लिन पहनता था पूरा देश। उसके बाद फिर यही धीरू भाई अंबानी आया, और नेहरू की और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज ऐसी थी कि किसी को हम कपड़ा बनाने ही नहीं देंगे, कोई टेक्सटाइल मिल मिल लगाने ही नहीं देंगे, परमिट ही नहीं देंगे। तो फिर ये धीरू भाई अंबानी, वो गुरु फिल्म देखो, उसमें सब कुछ दिखाया हुआ है कि जी हम कपड़ा बनाने के लिए मिलें लगाएंगे। तो कोटा परमिट सिस्टम था, परमिट दिया, लाइसेंस दिया। तो कोरिया से प्लास्टिक दाना अभी भी आता है बोरियों में। धीरू भाई अंबानी को एक मिल लगाने का परमिट दिया था इंदिरा गांधी ने। उस एक परमिट पे धीरू भाई ने चोरी से 6 7 लगा ली थी। गुरु फिल्म में यही दिखाया। मणिरत्नम की फिल्म है ना गुरु, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की, वो ये देखो, उसमें ये दिखाया हुआ है सब। तो धीरू भाई अंबानी ने यार्न बनाना शुरू किया, उस पॉलिस्टर के दाने से धागा बनाना शुरू किया, उस धागे से कपड़ा बनाना शुरू किया। और रिलायंस इंडस्ट्री की बहुत फेमस ब्रांड था जिसका नाम था विमल। जो देश के सबसे बड़े रईस थे वो विमल की शर्ट पहना करते थे। 80% साला पॉलिस्टर होता था, 80%। पॉलिस्टर का कपड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रांड था। ये था नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी का भारत। आज मैं ये जो ना प्योर कॉटन है, 99% भी अगर 1% भी अगर मिक्स हो तो मैं अपने शरीर पर डाल नहीं सकता, मुझे ऐसी आदत है। मैंने, हे भगवान, भारत जो कि इतना गर्मी और इतना ह्यूमिडिटी वाला देश है, उसके लोग, सोच के देखो, आप सोच के देखो यार, कैसे पहनते होंगे टेरिलीन और पॉलिस्टर। एक और मैं अक्सर सुनाता हूं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के सीईओ हैं गुरचरण दास। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उनकी पहली किताब का नाम है इंडिया अनबाउंड। मतलब अनबाउंड मतलब जंजीरों से जकड़े हुए देश को खोल दिया। तो ये इकोनॉमी खोलने का काम किया था न पीवी नरसिम्हा राव और इसी मनमोहन सिंह ने। उससे पहले तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की इकोनॉमी तो बंद थी। मतलब आपको मालूम है, आपको कोई लोन नहीं मिलता था, बैंक 18% इंटरेस्ट लेते थे बैंक, आपको पता है। मुझे याद है किसानों को जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता था, 18% इंटरेस्ट था उस पर। या हो सकता थोड़ा कम भी रहा हो, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था यार। और हाउसिंग लोन जैसी, कार लोन, स्कूटर लोन जैसी कोई चीज भारत में थी ही नहीं। और कोई इंडस्ट्री लगाने
की आज्ञा ही नहीं थी। नहीं, आप इंडस्ट्री भारत में इंडस्ट्री नहीं लगेगी। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की कंपनी थी, वो विक्स वेपोरब, अभी भी आती है विक्स। वो एक इनहेलर आता है, एक बाम सा आता है, उसको नाक पे लगाते हैं, पेपरमेंट होता है वो सब। तो इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है तो वो नाक आंख पे लगा लेते हैं तो बड़ा ठंडक सी लगती है, वो विक्स। तो तब तमिलनाडु में इन्फ्लुएंजा फैल गया, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने भारत सरकार से परमिशन मांगी कि हमको शायद 25,000 वायल एक्स्ट्रा बनाने की परमिशन दी जाए। कितनी विक्स वेपर अब बनेगी ये भी इंदिरा गांधी बताती थी दिल्ली में बैठ के प्रॉक्टर एंड गैम्बल को। 1 लाख बनाओ, तो ये चोरी से 1,10,000 बना लेते थे, या चोरी से 2 लाख बना के बेच दी। डिमांड थी उस, तब भी देश में 100 करोड़ लोग रहते थे। तो जब तमिलनाडु में इन्फ्लुएंजा फैला तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने परमिशन मांगी कि जी 25,000 विक्स वेपोरब बनाने की आज्ञा दे दीजिए। फिर वो चिट्ठी गई, वहां से परमिशन सैंक्शन हुआ, आया, वो चिट्ठी आई कहते 1 महीने बाद सैंक्शन की, तब तक इन्फ्लुएंजा ठीक हो गया था अपने आप। ये थी भारत की हालत। उसमें वो इंडिया अनबाउंड में गुरुचरण दास जी लिखते हैं कि यही आदित्य बिरला, इन्होंने भारत में हिंडाल्को नाम की एक, शायद या ऐसी कोई एक, यस आई थिंक हिंडाल्को एल्यूमिनियम की एक कंपनी, एक बड़ी मिल लगाई थी वहां रेणुकूट में, सोनभद्र रेणुकूट साइड यूपी में है। कहते उसमें इंदिरा गांधी ने उनको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया आदित्य बिरला को, कि उन्होंने फिर कसम खा ली कि मैं अब जिंदगी में भारत में कभी कोई मिल, कभी कोई फैक्ट्री, कभी कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने फिर जीवन में कभी नहीं लगाई। और भारत से बाहर अपने अगल बगल के कंट्रीज में 32 इंडस्ट्रियल यूनिट्स उन्होंने लगाए अपने जीवन काल में, भारत में नहीं लगाई, एक भी नहीं लगाई। आज ये राहुल गांधी जो कहता है ना रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार का सृजन का माहौल वो तो पिछले 10 साल में बना इस देश में। उससे पहले तो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का भारत था, जहां इंडस्ट्री सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इंडस्ट्री लगाना इस धरती का सबसे बड़ा पाप अगर है तो बोला इंडस्ट्रियलिस्ट है साला, मारो साले को, इंडस्ट्री लगाता है। ये थी नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच। आज राहुल गांधी पूछता है रोजगार क्यों नहीं हो रहा देश में, एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा देश में, जीडीपी नहीं बढ़ रही है इस देश की। साला भिखारियों का देश बना के तुमने छोड़ा, इस देश को भिखारी बना के तुमने छोड़ा, सब्सिडी पे पलने वाला देश बना के तुमने छोड़ दिया। और आज मोदी से सवाल कर रहे हो कि देश आगे नहीं बढ़ रहा। सड़कों का हाल पता है क्या था? वो तो मुझे अभी तक बड़ा मजा आता है। मैं एक बार अभी, आज से करीब, अभी तो नहीं, 4-5 साल पहले मैं एक बार गया था, वो जब लेह लद्दाख वाले टूर पे गया था, इधर मनाली से गया था, उधर से आया था श्रीनगर से, वो लास्ट टाइम था। उसके बाद में फिर कभी नहीं गया रोड। तो 4 लेन बन गया है, जम्मू से श्रीनगर के बीच में 4 लेन बन गया। तो श्रीनगर वाला 4 लेन आता है, पर काजीगुंड के बाद आके वो सिंगल सड़क हो जाती है। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब है, मैंने कहा साला इतना 4 लेन बनाया, ये क्यों छोड़ दिया? वो फिर काजीगुंड से अटल टनल तक जाती है वो सड़क। तो 4 लेन फर्स्ट क्लास बढ़िया शानदार आ रहा था, अचानक 4 लेन खत्म हो गया और वो काजीगुंड वाली सिंगल ट्रैक आ गया। तो मैं जब उस पर बाइक चला रहा था, मैंने कहा ये है नेहरू और इंदिरा का भारत। अभी भी अगर आपको देखना हो नेहरू और इंदिरा का भारत या मुलायम सिंह और लालू का भारत, तो उन सड़कों पे यात्रा करिए अभी भी। अच्छा, एक बार मैं इसी तरह बाइक का टूर कर रहा था, मैं गया था राजस्थान, तो वही शानदार सड़कें 4 लेन, बल्कि वो तो 7-8 साल पुरानी बात है, शानदार 4 लेन, मतलब जहां जाओ वहां बढ़िया 4 लेन।
फिर एक बार ऐसा आया, अरे मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये साली सड़क कहाँ गई, अचानक सड़क गायब, वही पुरानी वाली सड़क। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार ये सड़क बना, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लालू मुलायम की सड़क होनी जरूरी है। हर 4 लेन के बाद 1 किलोमीटर टुकड़ा इंदिरा गांधी वाली सड़क जरूर होनी चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए ये इंदिरा और राजीव गांधी की सड़क है जिसपे अब आप चल रहे हैं। इससे पहले जो आप चल रहे थे वो मोदी और गडकरी की सड़क है, ये जरूर लिखा होना चाहिए। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उन्होंने क्यों पैच छोड़ दिया था, क्योंकि टनल बनने वाली थी। जो अटल टनल है उसके बगल में एक टनल और बनी है ना नई, तो चूंकि उस टनल पे काम चल रहा था, बोला यहाँ 4 लेन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो टनल बन जाएगी तो ये 4 लेन का सारा ट्रैफिक उस टनल से जाएगा, तो ये तो सिर्फ ऑयल के टैंकर्स के लिए वो रोड है। आपको मालूम है जितनी मॉडर्न टनल्स हैं उनमें तेल के टैंकर अलाउड नहीं होते, ये आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। जैसे अभी भी अटल टनल बनी है ना, उसमें सारा कुछ जाता है, पर इंडियन ऑयल के जो तेल और एलपीजी का टैंकर जो है वो टनल के अंदर अलाउ नहीं करते, वो वैसे पुराने वाले रूट से ही जाता है। उसी तरह बाकी नई टनल्स में ऑयल टैंकर अलाउड नहीं होते, तो पुरानी वाले रूट पे एक रूट, उस रोड को अभी भी मेंटेन करते हैं क्योंकि उस पर ऑयल टैंकर्स अभी भी चलते हैं, या लोकल लोग जिनको उधर जाना होता है वो चलते हैं। ये था नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का भारत। सड़कें सड़कें तो अब नसीब हुई हैं जब से मोदी जी आए और गडकरी जी आए, नहीं तो देश में सड़क थी। मुझे मुझे आज भी वो दिन याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2015-16 की बात है। मोदी आ चुके थे इस देश में, पर मुख्यमंत्री मुलायम का बेटा था अखिलेश। मैं अपने गांव से, मैं और नन्हे पहलवान एक दंगल लड़ने गए थे मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर, ये दद्दन पहलवान के इलाके में, दुमराव। मुश्किल से 100 किलोमीटर का सफर होगा, अपनी जीप से गए थे खुद की। 100 किलोमीटर 6 घंटे में पहुंचे थे। यस, अपनी पर्सनल जीप से, महापुर से सैदपुर, सैदपुर से गाजीपुर होते हुए बिहार बॉर्डर, कर्मनाशा नदी का बॉर्डर है, और वहां से फिर अचानक नीतीश कुमार की क्या शानदार सड़कें थी। और यूपी में हम 100 किलोमीटर 6 घंटे में। ये था नेहरू और इंदिरा का भारत और लालू और मुलायम का भारत। आज जो आप देख रहे हैं उस भारत की तो तुलना भी, मतलब कोई कहां, मतलब अगर आज के भारत को 100 नंबर दोगे तो नेहरू के भारत तो माइनस में, -100 भी में भी नहीं टिकेगा। नेहरू और इंदिरा का भारत ऐसा भिखमंगा, भिखारियों का देश बना के छोड़ा था नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने। इसलिए उस नॉस्टैल्जिया में जीना बंद कीजिए। बहुत बुरा समय था, और मैंने वो बता दिया ना आपको, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो जमाना जिसको आप लोग सस्ते का जमाना कहते हैं, बहुत ज्यादा महंगा था। इतना महंगा था कि आप सोच नहीं सकते। हर चीज, यहां तक कि खाना पीना। आप अभी भी कल्पना कर लीजिए, आज से बहुत सारे, हालांकि वो उसमें से बहुत सारे तो एआई जनरेट है, पर कभी कभी पुराने रेस्टोरेंट्स के ना बिल मिल जाते हैं, दाल फ्राई और दाल मखनी और शाही पनीर के। उस जमाने का रेट और आज के जमाने का रेट कंपेयर कर लीजिए, पैसे को इन्फ्लेशन से जोड़ लीजिएगा। अगर उस जमाने का 2 रुपए है तो आज का कितना होगा, 1970 का 2 रुपए आज कितना होगा, सोच लीजिएगा। वैसे इन्फ्लेशन जोड़ने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला, जो कि कई लोग बताते हैं कि नहीं हाँ ये बड़ा इफेक्टिव, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाता है। जैसे कि लोग बताते हैं कि 1940 में लोगों की अच्छी कर्मचारियों की सैलरी 10-20 रुपए हुआ करती थी, तो हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाता था। तो 1960 में 200 हो गई थी। मेरे फादर 1962 में आर्मी में भर्ती हुए थे,
तो उस वक्त उनकी सैलरी में मुझे याद है बताती थी शायद 262 रुपए थी, नायब सूबेदार की सैलरी 1962 में। 40 में 26 रुपए रही होगी, 1 जीरो बढ़ गई। उसी तरह हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ाते जाओ। तो साहब बहुत महंगाई थी पुराने जमाने में, बहुत महंगा जमाना था। आज तो हर चीज इतनी सस्ती है, कौड़ियों के दाम है। और एक चीज और बता दूं, पूरी दुनिया से कंपेयर कर लेना, भारत आज भी दुनिया का सबसे सस्ता देश है, दुनिया का सबसे सस्ता। और कोई एक चीज नहीं, हर चीज। हाँ, स्टारबक्स की कॉफी, मैकडोनल्ड का बर्गर, केएफसी का पूरा मेनू चिकन, वो अमेरिका के बराबर है, क्योंकि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। वो चॉकलेट सारी अमेरिका के बराबर है, यूरोप के बराबर है। पर जो इंडियन फूड है, इंडियन आइटम है, वो आज भी वर्ल्ड के सबसे सस्ते देश में आप रहते हैं। इसलिए अपने देश की वैल्यू करना सीखिए। प्रेजेंट टाइम्स, प्रेजेंट सरकार बहुत अच्छी है, इस तथ्य को स्वीकार कीजिए। बड़ी लंबी वीडियो हो गई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।